चिराग जी का स्वागत ही नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि भविष्य में आपका भी हम लोग स्वागत इसी रूप में करेंगे। तो मैं थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2019 क्लियर किया था 160 रैंक के साथ, 160 रैंक के साथ मैंने क्लियर किया। वो मेरा थर्ड प्रयास था, थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मुझे 160 रैंक मिली थी। फिर मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था, मेरे 205 रैंक आया। फिर उसके बाद मैंने फोर्थ अटेम्प्ट के बाद देना छोड़ दिया। ये मेरी सिंपल सी जर्नी है। मैंने एनआईटी जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद 1 साल टाटा मोटर्स पुणे में जॉब किया है। 2016 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और फाइनल रिजल्ट आया था हमारा अगस्त 2020 में सिविल सर्विसेज का, तो मेरे को 160 रैंक मिली थी। ठीक है, उसी के थ्रू मैं यूपीएससी में मतलब आईपीएस में सेलेक्ट हुआ। और मेरे को यार ये तो लिंक अभी नहीं मेरे मतलब उसमें नहीं है टॉपिक में, तो उसको मत पढ़िए। क्यों मतलब यूज नहीं कर पाएंगे उसको आप। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन यूज नहीं कर पा रहे, आपके पेपर्स में नहीं आ रही, आपके आंसर्स में नहीं लिख के आ रही, तो उस इन्फॉर्मेशन का आपके लिए अभी कोई मतलब नहीं है। अपने मजे के लिए लेवल रीडिंग करनी है, वो बाद में प्रिपरेशन सेलेक्ट होने के बाद करिएगा। अब हम लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है और हमको अच्छा लगता है कि यार चलो कभी किसी के साथ डिस्कशन करेंगे तो ये भी पहलू है, उठा देंगे। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम निकालना, क्लियर करना है, मार्क्स लाना। मार्क्स लाने के लिए वो इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन्फॉर्मेशन है जो आपके पेपर पे आएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस से लिंक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉपीज ऑफ टॉपर्स, कितने लोग देख रहे हैं कॉपीज टॉपर्स की? ये यार ये मैक्सिमम लोग करिए, ये बहुत लोग कम लोग कर रहे हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारी, पुरानी से लेकर इवन मेरी कॉपीज भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी जो मैंने टेस्ट पेपर्स लिखे हैं। तो वो जरूर से आप देखिए यार, बहुत जरूरी है। उससे क्या बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। उससे ये भी समझ में आता है कि प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, पॉइंट वाइज लिखने हैं, इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। किसी लोगों को डाउट होगा सर इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाता हूँ मैं, सर कंक्लूजन में नहीं लिख पाता हूँ आंसर्स का, कंक्लूजन लिखने में 2 मिनट निकल जाती है, क्या लिखूँ कंक्लूजन। बहुत लोगों को डाउट होगा, है ना। डायग्राम कैसे डालूँ, डायग्राम कहाँ डालते हैं सर, वो समझ में नहीं आता। तो ये सब अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि यार कैसे डाला जाता है मुझे लगा। क्योंकि ये मत समझिए टॉपर्स जो है कॉपी में बनावटी लिखते हैं। 3 घंटे में अगर उसने पेपर लिखा है तो उसने एक्चुअल जो है वो वही लिखा है, वो लिख वही सकता है, वो अपने आप को बना नहीं सकता उसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने वो 3 घंटे के टाइम सेट में लिख के ही वो पेपर सबमिट किया था। तो वो उसी तरह से है जो हम लोग एक्चुअल में यूपीएससी में लिखेंगे। तो इसलिए सब लोग टॉपर्स की कॉपी जरूर देखिए। उसमें आपको कंटेंट समझ में आएगा कि कैसे प्रेजेंटेशन समझ में आएगा, कैसे लिखना है। फिर कंटेंट, कई चीजें आपको होती है कि यार आपने जैसे ऐसे के अगर टॉपर्स के ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन कैसे किया ऐसे का, तो कई स्टोरीज मिल जाएंगी, कई पोएम मिल जाएंगी, कोई अच्छा एनेक्डोट मिल जाएगा जो आपको अपने ऐसे में यूज कर सकें। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत कंटेंट का एक्सट्रैक्शन में भी बहुत काम आती है टॉपर्स की कॉपियाँ। तो इसलिए आप जरूर से उनको देखिए, रेगुलरली बेसिस पे देखिए। हर 2-3 दिन में एक बार किसी एक ही देख लीजिए कि यार अच्छा चलिए ज्योग्राफी मैंने पढ़ा है तो मैं किसी टॉपर कॉपी देखता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आए थे और क्या क्या आंसर उन्होंने लिखे। तो कैसे डायग्राम बनाया, कैसे इंडिया का मैप बनाया, वर्ल्ड मैप बनाया, ये सब उसी में दिखेगा, आपको समझ में आएगा। कैसे कंक्लूजन इसने कंक्लूड कैसे किया। ज्योग्राफी के आंसर्स में कंक्लूजन का बहुत लोगों को इशू रहेगा। अगर आप सही में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के आंसर में कंक्लूजन का इशू आएगा। ठीक, कंक्लूजन का लिखना सब बेसिक डाउट है जो मतलब जो प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है उसको आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 चीजें हैं, प्रैक्टिस नोट्स एंड रिवीजन। प्रैक्टिस नोट्स एंड रिवीजन मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसकी कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जैसे ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया तो उसके 5 आंसर्स प्रैक्टिस करिए डेली। तो उसके बाद आपको अच्छे से हो गया तो उसका एक मॉडल टेस्ट पूरा करिए, 20 क्वेश्चन का पूरा उसको लिखिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये सब जो आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी रीडिंग कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगी। बिना प्रैक्टिस के, मैं जब बिना प्रैक्टिस के पहला पेपर लिखा था तो मैंने 8 ही आंसर लिख पाया। सब कुछ जानते हुए भी 20 आंसर जानते हुए भी 8 ही लिख पाया, क्योंकि वो स्पीड भी नहीं हो पाई, मैं लिख ही नहीं पाया उसको। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक स्पीड अप नहीं हो पाएगा कंटेंट, और तब तक आपके पेपर पे नहीं आएगा, और फिर यूपीएससी में तो समझ लीजिए फिर नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लास्ट के 1 महीने में आप जब एग्जाम आ जाएगा मीन्स का 1 महीने में आप मोटी किताबों से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किताबों से रिवीजन करना अगर आप कर रहे हो, अभी भी किसी को बताइए नोट्स बना के रिवीजन कर रहा हो, कोई और किताब बना, कौन सा हेल्पफुल रहता है? नोट्स वाला। मतलब 99 टॉपर्स ने बोला है कि नोट्स, हो सकता है 1-2 टॉपर ने बोला हो कि मैं नोट्स से नहीं पढ़ता था, मैं बुक से ही पढ़ता था, हाईलाइट कर लेता था, वहीं से पढ़ता था।
पर 99 टॉपर का कहना है कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नोट्स इज बेनिफिशियल और नोट्स बनाइए। और नोट्स में जैसे ही आप मान लीजिए आपने इस टॉपिक की नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको कहीं से नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस टॉपिक के बारे में, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी उस नोट्स पे डाल दीजिए। ठीक है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स के पास में ही रखिए अपने न्यूज़पेपर, मतलब जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं नोट्स भी यही होने चाहिए। जैसे कि आपको मान लो कोई नया टॉपिक लगे तो आप उसको वापस डाल सकें। इससे एक फायदा और होता है, इससे एक फायदा ये होता है कि मान लीजिए मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आज कोई रामसर कन्वेंशन का कोई न्यूज़ आया या आर्टिकल मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ लिया, मैंने अपने नोट्स में अगर डालने के लिए नोट्स निकाले तो मैं उस नोट्स को भी एक बार देख लूंगा, नोट्स का भी रिवीजन होगा उस टाइम पे, आप समझिए ये बात। और पिक्चरल मेमोरी भी उसकी रह जाती है कि यार हाँ वो उस नोट्स में मैंने 4-5 चीजें पढ़ी थी, कई बार रिवीजन में बहुत अच्छा हो जाता है उससे। तो ये भी है कि आप उसको डाल रहे हैं उस टॉपिक को उस नोट्स में कि यार बॉक्स बना के कि ये इन्फॉर्मेशन भी एग्जाम्पल भी है इसका, तो वो डालिए वहाँ पे और उससे रिवाइज रिवीजन भी हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद लास्ट रिवीजन का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं, जितनी बार आप रिवाइज करें उतना कम है। मैंने पिछली बार जब आया था शायद लक्ष्मीकांत के रिवीजन आपको गिनाए होंगे मैंने कितने रिवीजन किए थे, है ना। तो 25 टाइम्स मेरे रिवीजन 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से लेके लास्ट के मेंस तक 25 रिवीजन हुए थे। तो मुझे ये भी याद था कि किस टॉपिक को किस इधर लेफ्ट में राइट में, ठीक है, तो इतना भी याद हो जाता है। और इतना याद हो जाता है तो फिर उसके बाद उस टॉपिक उस बुक से तो एटलीस्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट है जो मुझे आपको बताने थे, ये ज़्यादातर लोग सुन चुके हैं, जो नहीं सुने उनके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद हम लोग हाँ सर आप जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये चीजें ठीक है, नहीं ये आगे का मैच्योर क्वेश्चन है ना ये टाइम, क्योंकि अभी जब आप 5-6 महीने पढ़ लेते हैं ना तब आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट बड़ा इशू है ना, बहुत लोगों के साथ होगा। ये टाइम मैनेजमेंट में बात करेंगे और रिकमेंडेशन रहेगा कि एक बुक जरूर रेफर कर ली जाए। कभी कभी नोट से छूट भी जाता है और बुक से पूरा कंपाइलेशन रहता है, बुक को प्रूफ रीडिंग के बाद सब कंप्लीट होने के बाद ही बुक पब्लिश की जाती है। और एक स्टैंडर्ड बुक मतलब सबकी एक स्टैंडर्ड बुक है जो टॉपर्स ने सजेस्ट किए कि यार ये बुक फाइनली ऐसी है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो पर अगर आपका पहला ही अटेम्प्ट है तो फिर आप दोनों तीन मत जाइए, होगा क्या फिर ना तो नोट्स ही कंप्लीट होंगे ना बुक ही होगी और फिर आउटपुट भी कुछ नहीं आएगा। ये मेच्योरिटी जैसे जैसे मेरा भी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था तो नोट्स थे मेरे 30 पन्ने के, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत कम था। उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो मेरे नोट्स हो गए 150 पन्ने के, और थर्ड अटेम्प्ट में वही नोट्स 250 पन्ने हो गए। 250 पन्ने में इतना ऐसा हो गया कि अब 250 पन्ने को मैं अगर रट लिया तो फिर यूपीएससी क्लियर। और इसीलिए मेरा जब फोर्थ अटेम्प्ट था तो उसमें सिलेक्शन हो चुका था थर्ड अटेम्प्ट में, तो मैंने बहुत ही कम पढ़ाई, फिर भी 205 रैंक मेरा आ गया फोर्थ अटेम्प्ट। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा कि 205, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया होता फोर्थ अटेम्प्ट का तो मैं टॉप 10 में होता, मतलब मेरे इतने मेंस में मार्क्स आ गए, पर मेरा इंटरव्यू मार्क्स नहीं आया, इंटरव्यू की वजह से मैं रह गया, ठीक है। तो ये हाँ सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं और जैसे हम लोग को मैगजीन भी मिलती है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है कि मैगजीन से कवर हो जाएगा? देखिए इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी आप फेस कर रहा होगा टाइम का मैनेजमेंट क्रंच, वो उसको लग रहा होगा यार न्यूज़पेपर पढ़ूं कि करंट अफेयर से हो जाएगा। 99% केसेस में करंट अफेयर से होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर मैगजीन से होता है, हाँ मैगजीन से हो जाएगा बिल्कुल। न्यूज़पेपर का बेनिफिशियल क्या रहता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपने, मैं इसीलिए बोल रहा था उस टाइम भी बोला होगा मैंने, आधे घंटे और मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर को मत दीजिए। उससे ज्यादा अगर दे रहे हैं तो वो फिर टाइम वेस्ट है। न्यूज़पेपर क्या बेनिफिट है, मान लीजिए आज आपने न्यूज़पेपर आया, आज आपने अगर न्यूज़पेपर को पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा तो ये टॉपिक रनिंग है, तो जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा हाँ यार इस समय ये टॉपिक चल रहा था, उसमें ये चीजें चल रही थी। तो करंट अफेयर्स को रिलेट करने में अच्छा रहता है, तो पहली बात। फिर कई चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर वाले डालते हैं और वहाँ छूट जाती है। ये यार पर ये थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वालों के लिए सजेशन है, क्योंकि उनके पास टाइम रहता है। कई सारी ऐसी स्टोरी आती है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे का एग्जांपल देता हूँ। मीडिया पे ऐसे आया था, मेरे देख लीजिएगा मीडिया का टॉपिक जो 19 में आया होगा, तो मीडिया पे टॉपिक आया था। मीडिया का टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन था वो मेरा न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल था। उस समय इंडियन एक्सप्रेस में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे एक बड़ा आर्टिकल छपा था 3-4 दिन तक। तो उसमें उन्होंने एक करप्शन खोला था, स्कॉलरशिप का करप्शन, कहीं पे झारखंड में चल रहा था स्कॉलरशिप करप्शन, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उसको बोलते हैं, एस्पेक्ट ऑफ मीडिया है, तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने खुद ने इन्वेस्टिगेशन करके मीडिया ने और निकाल दिया कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो वो उन्होंने खोज के निकाला। अब इसी को मैंने जो 4 दिन पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे दिमाग में रह गया, तो उसको मैंने मीडिया में एज ए इंट्रोडक्शन यूज किया कि मीडिया का भी कितना पॉजिटिव रोल है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सही करने में, हमारे देश की पॉलिटिक्स सिस्टम को सही करने में।
तो ये चीजें पर न्यूज़पेपर नहीं वो मतलब करंट अफेयर्स छोड़ देगा, क्योंकि ये वो उस तरह की टॉपिक नहीं है जो करंट अफेयर्स में डालने चाहिए। ये तो उन्होंने आउट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस में पर्टिकुलरली अपने लिए और कहीं छपा भी नहीं, फिर इंडियन एक्सप्रेस है ना, वो उन्होंने किया। तो इससे ये एक फायदा हो जाता है, कभी कभी छोटी अच्छी स्टोरीज आती है ना, वो उसमें नहीं आ पाती, तो वो पर यार तभी है जब आप अपना बहुत कुछ कर चुके हैं। ये मेच्योर जब आप और मेच्योर हो जाएंगे प्रिपरेशन में, तब वो तरह की चीजें आती हैं। के बारे में आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है आंसर राइटिंग इज मतलब ये इसकी एग्जाम की जान ही है, तो इस पर तो जितना बात कीजिए उतना कम है। आपके क्या डाउट है मैं आपसे पूछूंगा, पहले आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं? मेरा भी सेम है, ठीक है, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरे साथ भी हुआ, 20 मिनट तक आंसर ही नहीं कंक्लूड हो रहा यार, अभी तो छूट गया, अभी फिर याद कर रहे हैं यार क्या है, तो वो वाली स्टेज अभी चल रही है ना आप लोगों की, तो वो अच्छी बात है कि ये स्टेज अभी चल रही है, ये स्टेज धीरे धीरे इंप्रूव होगी। ये कि आप ऑलरेडी एडवांस में आ गए ना, एडवांस में आ गए, तो एडवांस में तो फिर एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, वो तो उन लोगों की होती है जैसे जिनका फाउंडेशन अभी बेसिक प्रिपेयर नहीं है, ना कुछ जान रहे हैं, तो एनसीईआरटी सिंपल रूप में अच्छा बता देती है। अब ये कर सकते हैं कि ज्योग्राफी में स्पेशली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बाकी तो सब चीजें आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वेस्टेज होगा। आपको अगर पढ़ना भी है तो एक दिन में खत्म भी हो जाएगी वो, अगर आप बैठेंगे, ठीक है। नहीं 11th ट्वेल्थ होगी, 6 से 10 तक जो है ना, वो 11th ट्वेल्थ में मैच्योरिटी के साथ आया है, तो 6 से 10 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी और बताइए सर, ये दो डाउट है। हाँ सर प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम दे और मेंस के लिए? ठीक है यार, बिल्कुल ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स स्टार्ट कब करें? हाँ जी, और किसी पूछिए, आपको ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ाई से हो जाए क्लियर, इसके लिए आपको 7 या 2 साल या 3 साल लग सकते हैं। 3 साल में अगर आप 20 घंटे पढ़ने लगे तो फिर दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। सोना है आपको तभी तो वो प्रोसेसिंग होगी, कभी तो मेमोरी में जाएगा, वो मेमोरी में नहीं बनेगा तो फिर क्या है, मेमोरी है सारी यूपीएससी एग्जाम, क्या है मेमोरी का है, कितना आप याद रख सकते हैं कंटेंट। तो मेरा मैक्सिमम आवर्स जो गए थे वो 16-17 ज्यादा गए होंगे एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले, 16-17 आवर्स के बाद केवल 6 घंटे का सोना और अपने क्रियाकलाप, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। और नॉर्मली रूटीन में 12 घंटे होता है डेली 12 घंटे। ये मतलब ये वो वाला है जो 6 महीने तक लगातार 12 घंटे, ये ऐसा नहीं कि आज 1 महीना पढ़ा और फिर उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं। लगातार 12 घंटे मतलब वो 3 घंटे का स्पेल करके बाद ही तो चेंज वो करेगा। 3 घंटे पढ़ने के बाद एक बार गैप लेगा, ऐसा तो है नहीं 12 घंटे लगातार पढ़ेगा तो फिर माइंड में जाएगा नहीं। आपको किसी को दिखाना है क्या? अगर किसी को दिखाना है कि मैं 12 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ तो अलग बात है, अगर आपको खुद को प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम क्लियर करना है तो फिर 3 घंटे पढ़ने के बाद आउटपुट खत्म हो जाता है। लोग तो ये बोलते हैं कि 1 घंटा पढ़ के 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, पर इसमें मेरे हिसाब से 1 घंटे वाली तो चीज़ नहीं है। 3 घंटा सेटिंग तो कर सकते हैं, मेरे 3 घंटे सेटिंग होती थी, 3 घंटे कंटिन्यूस बैठ के, क्योंकि 3 घंटा प्रैक्टिस होनी भी चाहिए ना आपको। यूपीएससी पेपर में भी 3 घंटा लगातार बैठना है ना, उसमें भी वॉशरूम भी नहीं जाना, उसमें वॉशरूम भी जाए तो छूट जाएगा, एक क्वेश्चन का आधा पार्ट छूटना पक्का है, इतना ही टाइम होता है यूपीएससी में। आपको अगर 20 आंसर लिखने हैं तो इतना ही टाइम है, 3 घंटा, वो फिक्स है, उसकी कैलकुलेशन होती है। आपको जब आप और मेच्योर हो जाएंगे और क्लास आऊंगा तो बताऊंगा कैसे हम लोग इसकी कैलकुलेशन किए थे कि कितने समय में कितने टाइम पे कितना पूरा होना है। 7 मिनट और 11 मिनट, मुझे अभी भी याद है, 7 मिनट और 11 मिनट का कैलकुलेशन है, ठीक है। 70 और 110 180 मिनट। सीसेट का अगर कंसर्न है, एक बार आपने पेपर देके देखा है, नहीं आ रहा है तो पेपर आप दीजिए एक बार, यूपीएससी के जो एक्चुअल पेपर वो देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। 1 नहीं 2 पेपर देके देखिए, और आपको लग रहा है कि मेरे अगर 80 से कम आ रहे हैं तो फिर 80 से ऊपर आ रहे हैं आपके, तो फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। पता करें कैसे आ रहा है, वो बोल रहे हैं थोड़ी ना, अटेम्प्ट नहीं बोल रहे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और उसको टाइम देना पड़ेगा। आप एक बार पेपर देके देखिए, अननेसेसरी वो एग्जाम में तो ना मार्क्स देने वाले ना क्लियर करने वाले, तो उन पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वो केवल हमको क्लैरिफाई कर, मतलब फिर आप पहले नोट्स बनाएंगे, फिर करंट अफेयर्स से कोई टॉपिक आया तो उसको वहाँ पे डालेंगे। उसकी मतलब देखिए, जैसे अगर कोई टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लो रोल ऑफ एसएचजीज, ये टॉपिक है,
इसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो चेंज नहीं होंगी, बस चलिए से भाई आप चाहे उसको नोट्स में देख लीजिए, चाहे आप उसको करंट अफेयर्स में देख लीजिए। करंट अफेयर्स में मान लो कोई एसएचजी ने कोई अच्छा काम किया और अच्छा बिजनेस किया और ये न्यूज आई कि विमेन एसएचजी के ग्रुप ने अभी हाल ही में 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, तो जब आप उसका आर्टिकल करंट अफेयर्स में आएगा तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव वही हैं जो बुक्स में है, सेम रहेंगे। केवल इतना ही इंपॉर्टेंस है कि एसएचजी ने कर्नाटका के इस गांव के एसएचजी ने इतना किया, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। एज ए केस स्टडी आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं, ऐसे एग्जांपल आप उसको कोट कर सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। रिसेंटली कर्नाटका एसएचजी ग्रुप फ्रॉम दिस विलेज हैज टर्न्ड अप 1 करोड़ रुपीस इन देयर बिजनेस। ये एक बस न्यूज़ है, बाकी जो अंदर का माल है वो सब सेम ही है। यार आगे वाले सब कुछ क्या कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ना कि ये दिक्कत आ रही है कि सर मैं आर्टिकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा आंसर आता है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा हूँ। वो तो ये कि आपने नोट्स अच्छे से नहीं बना रखे। हम नोट्स उसी फॉर्मेट में बनाए जिस समय फॉर्मेट में हमको आंसर लिखना है, तो एकदम पिक्चर मेमोरी रहती है। यहाँ पे वो टॉपिक था, मैं यहाँ उतार के छाप दिया सीधा। टाइम लिमिट में पूरा होगा, आंसर भी बहुत अच्छा आएगा, समय में भी टाइम के अंदर आंसर आएगा और बहुत ही अच्छे नंबर भी आएंगे। वो तभी आएगा जब आपके नोट्स अच्छे होंगे, रिवीजन होंगे। ऐसे नोट्स आपने बहुत अच्छे बना रखे होंगे, उसका रिवीजन कर रखा होगा तो 100% वो आएगा। ठीक है सर। सर आपके अनुभव में सर यूपीएससी का ट्रेंड किधर है? जैसे अभी हाल ही के पेपर में सर करंट अफेयर्स की भाई मैं आपको सच बताऊं, मैंने क्लियर करने के बाद छोड़ दिया मुझे नहीं पता अब क्या चल रहा है। मैं तो वही आप ही लोगों के बीच में सुन लेता हूँ यार। बहुत हम यूपीएससी को 4 साल झेले, बहुत ही खिला देती है यूपीएससी, आपको सबको पता ही है ना। खून पसीना ये करा देती है और सब कुछ मतलब सब कुछ छुड़वा देती है, तो अब वापस नहीं जाने का मन है। पढ़ूंगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यूपीएससी में, क्या रहा है, मैंने सही में सीरियसली नहीं देखा, इसलिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ आपकी को देने के लिए। जो आपके टीचर है वो अच्छे से आंसर को दे सकते हैं क्योंकि वो डेली पढ़ते हैं, देखते हैं। मैंने इतना सुना है कि सीसैट एक तो बहुत टफ हो गया, सीसैट और फिर प्रीलिम्स का पेपर 1 में भी अब वो जो हम लोग एलिमिनेशन का मैं बहुत बात करता था। एलिमिनेशन का मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट था तो मैं बहुत अच्छा बात मतलब जब मेरा क्लियर हुआ था, हाँ जब मेरा जब सिलेक्शन ही हुआ था तब मैंने जितने भी क्लासेस मैंने जितने भी सेशन लिए उन सब में मैं एलिमिनेशन टेक्निक पे बहुत टाइम देता था, लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि एलिमिनेशन ही काम नहीं आ रहा तो क्या करेंगे बता के। ठीक है, तो ये 2-3 चीजों का मुझे पता है, बाकी यार मुझे बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं पता। सर आंसर राइटिंग मदद करता है? एनसीईआरटी यार आंसर राइटिंग में ज्यादा मदद नहीं करेगा, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत मदद करेगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कई बार प्रीलिम्स में यूपीएससी वो वाला इंडिविजुअली मत दो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंटरव्यू तो मार्क्स एडिट करेगा ही ऑब्वियसली। अगर आपके 215 नंबर आ रहे हैं इंटरव्यू में और कहीं 104 आ रहे हैं, कहीं 215 आ रहे हैं, तो वो तो डिफरेंस तो क्रिएट करेगा। इंटरव्यू में मेनली क्या है, एक तो हम लोग जो बहुत सारे रेगुलर बैकग्राउंड से आते हैं, स्टेज फियर बहुत ज्यादा है। कभी आज तक ये सामने आर्टिकुलेशन करके बोले नहीं, स्टेज पे कभी एक्सटेम्पोर जो ये होते हैं ग्रुप डिस्कशन उनमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आंसर लिखना और मुंह से बोलना दैट इज डिफरेंट, टोटल डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो अगर आपने आंसर लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली, आप कितना भी आप याद करेंगे, टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी आंसर राइटिंग तो अच्छी हो ही जाएगी। लेकिन जो बोलने वाली चीज है वो इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होती है, वो याद करने से नहीं होगा। आप याद करके आंसर बोलेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाता है याद करके बोल रहा है। और इंटरव्यू वालों को याद वाला आंसर नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि आर्टिकुलेशन अपनी एनालिसिस क्या डाली है, अपनी क्या समझ डाली है, अपना क्या सोच इसने इसमें दी है। तो हम लोग उसमें पिछड़ जाते हैं। अदरवाइज जो जैसे जिन लोगों ने बचपन से ही जीडी में और एक्सटेम्पोर में स्टेज में परफॉर्म किया है, वो लोग नॉर्मली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बाकी तो पढ़ाई तो आप लोग कर ही लेंगे, मेंस क्लियर हो जाता है तो वो सब लोगों ने पढ़ाई तो की ही है। मेंस क्लियर करना सिंपल नहीं है किसी के लिए। मेंस क्लियर करने वाले में इंटरव्यू क्वालिफाइड है और नॉन क्वालिफाइड है, वो दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट हैं सेलेक्ट होने के लिए। पर क्योंकि कोई कारण रहा कि इंटरव्यू नहीं अच्छा गया तो ये नहीं हो पाया, अदरवाइज इक्वली कॉम्पिटेंट है। मेंस क्लियर किया तो अच्छी मेहनत आपने की है। ठीक है सर, ऐसे पेपर देना है, टाइम देना है, क्या कब से कंप्लीट करना है? यार मुझे कुछ नहीं समझ आया। सर, ऐसे पेपर देना है, टाइम देना है, ऐसे 2028 हाँ 28 में देना है। अच्छा सेकंड कब से कंप्लीट करना है? क्या करनी पड़ी? करंट करंट अफेयर्स। अच्छा मतलब 2028 में अटेम्प्ट लेना तो करंट कब से पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए। करंट यार नॉर्मली हम लोग 1 साल की करंट पढ़ते हैं, आपके पास टाइम है अभी तो आप 2 साल की पढ़ सकते हैं, पर इतना मत करिए कि 4-4 साल की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं निकलता। नॉर्मली 60-70% क्वेश्चन जो है 1 साल करंट अफेयर्स से आएंगे, 15-20% 2 साल करंट अफेयर्स।
और वो अगर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो 2 साल में रिपीट हो ही जाएगा। और बताइए और कोई कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर ये 3 टॉपिक बात कर लेते हैं, फिर हो सकता है किसी को और याद आ जाए। तो फिर हम लोग एक तो ये है प्रीलिम्स कब से स्टार्ट करें। प्रीलिम्स स्टार्ट करने के लिए आप जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा उससे 3 महीने पहले तो सोलली स्टार्ट कर देना है प्रीलिम्स। मतलब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, क्योंकि आपका ज़्यादातर का फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा, तो प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो उसके बिना मेंस नहीं लिख पाएंगे, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा देता है। अगर आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा, मेंस की तैयारी करके बैठे रहिए तो कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाएगा। तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत अच्छी करता है। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिए 3 महीने जरूर दीजिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स की जो भी डेट है उससे 3 महीने पहले केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से मेरा मतलब ये है स्विच कैसे होता है। मेंस की जब प्रिपरेशन साथ में कर रहे होते हैं तब हम लोग उसकी एनालिसिस पूरा और आंसर राइटिंग भी चल रही होती है, एनालिसिस भी देख रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब प्रीलिम्स की बात करें तो फैक्चुअल फोकस ज़्यादा होता है, फैक्चुअल चीज़ों पर, फैक्चुअल डिटेल में। कि अगर मान लीजिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देख रहा हूँ तो मैं उसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एज कम्पेयर टू कि सिविल डिसोबीडियंस में और नॉन कॉपरेशन में क्या डिफरेंस रहा, है ना। ये मेंस का है ज़्यादा और वो फैक्चुअल में थोड़ा प्रीलिम्स का है। तो इस तरह से थोड़ा स्विच हो जाता है। अदरवाइज हम तो यूपीएससी क्या है, प्रीलिम्स में भी मेंस के ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं, पहली बात। और प्रीलिम्स स्टार्ट करने के लिए 3 महीने तो आपको देने ही देने हैं। 3 महीने पहले तो शुरू कर देना है नॉर्मली, 2 महीने भी कर सकते हैं अगर किसी को, पर आप 3 या 4-5 महीने पहले एक बार प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट टाइम लगा के दे दीजिए, कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी ऑलरेडी में 120 प्लस ला रहा हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा 2-3 पेपर दे के देख लीजिए। 120 प्लस अगर ला रहा हूँ तो अभी इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड तो होने वाले हैं नहीं। आप अगर भली से 150 ले आए, आप चाहे उसके कट ऑफ के 1 मार्क्स ऊपर ले आइए, बराबर है। तो इसलिए प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा मतलब बेस टाइम करने का फायदा ये है कि आप आंसर राइटिंग ज़्यादा करेंगे। तो जैसे मैं बताऊँ अपनी जर्नी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 3 महीने दिए सोलली प्रीलिम्स को, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 1 ही महीना दिया। 1 ही महीने मैंने पहले प्रीलिम्स स्टार्ट किया था, 2 महीने तक मैं आंसर राइटिंग ही करता रहा, आंसर राइटिंग ही करता रहा पूरे टाइम। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही मेरे मेंस में नंबर आने वाले, नोट्स बनाता रहा, आंसर राइटिंग करता रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो प्रीलिम्स की हो नहीं है। प्रीलिम्स की तो 90 मतलब आप समझिए 60-70% तो प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के साथ ही हो रही है। तो वो तो 30-40% है जो मुझे अलग से करनी है, एक्स्ट्रा फैक्चुअल डिटेल याद करके। ठीक है, तो मेंस के साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो हो रही है। और आपके अगर 120 प्लस आ रहे हैं, 3-4 बार पेपर दे दिया आपने, तो मैं 120 प्लस आ रहे हैं तो आप मतलब अच्छी कर रहे हैं, कर लेंगे। 1 महीने पहले भी स्टार्ट करेंगे तो कर लेंगे अच्छे से। ये एक जजमेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी कुछ पूछना इस बात ऐसे कुछ नहीं पूछना। सीसेट के लिए तो यार अभी मैंने बताया ना, जैसे आपने अभी जजमेंट ले लीजिए, दिसंबर टाइम इज गुड टाइम। दिसंबर में आप लास्ट ईयर के 2-3 पेपर लगा दीजिए सीसेट के, देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके 60 से भी कम आ रहे हैं तो फिर आप उसकी तैयारी भी थोड़ी देर, क्योंकि लास्ट में यार एकदम से टाइम देना उसको वो ज़्यादा उससे बेनिफिशियल ये है कि आप अभी से 1-2 घंटा देखेंगे, उससे आपका टाइम वेस्टेज कम लगेगा। ठीक है, ये काम कर सकते हैं कि अगर प्रीवियस पेपर 2-3 अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर उसमें आपके नंबर 60 से ऊपर आ रहे हैं तो अभी और रुके रहिए, क्योंकि वो हो जाएगा। देखिए बेसिक बात ये है कि हमको सिलेक्शन देना है, सिलेक्शन मिलेगा मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स से, यही मार्क्स हैं जो हमको जोड़ेंगे। अब इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, जब जितनी हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितने ज़्यादा नोट्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा रिविजन करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा जो भी काम करेंगे उससे हमारी यूपीएससी की रैंक नहीं डिसाइड होगी ना, तो उसको उतना ही कम टाइम देना है जितने में वो काम बन जाएगा। ठीक, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसका कोई यूनिक आंसर नहीं है। सबका अपना टाइम मैनेजमेंट का तरीका है, मेरा अलग है, आपका, आप जितने भी लोग बैठे हैं सबका अपना अलग होगा। जब आप में से कोई सिलेक्ट हो जाएगा तो आगे बताएगा, तो उसका और मेरा हो सकता है पूरा कॉन्ट्रडिक्शन हो, मेरा टाइम मैनेजमेंट का तरीका और उसका तरीका बिल्कुल अलग हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग सिलेबस बनाते हैं, लिखेंगे 9 से 10, 11 ये करूँगा, फिर 12 से 1 ये करूँगा और अगले दिन ही वो फॉलो नहीं हो पाता। ऐसे भी लोग बहुत होंगे, मुझे पता है, हम लोग भी ये फेस किए हैं कि हम लोगों ने पूरा टॉपिक बनाया,
आज से मैं 9 से 12 मतलब ऑप्शनल पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर फिजिक्स देखूंगा, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने जाऊंगा। ऐसे करके पूरा घंटे बाई घंटे का बनाया। घंटे बाई घंटे का नॉर्मली फॉलो नहीं हो पाता है, और पॉसिबल भी नहीं है फॉलो करना। उसका एक्चुअल बात यही है, जितने भी टॉपर्स सिलेक्ट हुए उन्होंने। पर ब्रॉड टाइमलाइन अगर आपने नहीं बनाई तो फिर आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ब्रॉड टाइमलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि 7 दिन में मैं प्रीलिम्स की रिवीजन हिस्ट्री की रिवीजन कर लूंगा, फिर 10 दिन में मैं पॉलिटी की रिवीजन कर लूंगा। तो अगर ये आपने टाइम लिमिट बनाया है कि मैं 27 तारीख तक ये करूंगा, फिर 3 तारीख तक, तो अगर इसको प्लस माइनस 1 और 2 डेज इसको फॉलो कर लेंगे तो आपका हो सकता है वो 3 महीने वाला रिवीजन हो जाए। पहले 3 महीने में एक रिवीजन हो जाए, फिर आप अगले 2 महीने में दूसरा रिवीजन कर लें, और फिर हो सकता है थर्ड रिवीजन को आपको 1 महीने लगे। जैसे आपने अभी हिस्ट्री को 5 दिन दिए, अगली बार रिवीजन जब करेंगे तो हो सकता है 3 दिन दें, और फिर अगली बार जब रिवीजन करेंगे तब 1 दिन दें। तो ये लेकिन ब्रॉड टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है। इसके बेसिस पे आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि यार मैंने 5 दिन बोले थे, अभी 7वां दिन चल रहा है, तो उसको मुझे जल्दी से खत्म करना है। तो आप ज्यादा टाइम भी देंगे, अच्छा मतलब आउटपुट आता है उससे। क्योंकि और ऐसा मत करिए कि 5 दिन दिए तो छोड़ के चले गए, बाकी सब टॉपिक बच गए। वो करना कंप्लीट करना है उसको कहीं ना कहीं आप आगे एडजस्ट करेंगे। आपने पॉलिटी को 10 दिन दिए तो आप उसको 8 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन ब्रॉड टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है। ब्रॉड टाइमलाइन नहीं रहेगी तो फिर आपकी बजट। ब्रॉड टाइमलाइन बनाने का तरीका ही बेस्ट तरीका है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में जो वेस्टेज हो रहे हैं टाइम, जितने भी तरह के वेस्टेज यहाँ पे टाइम, दोस्तों के साथ घूमना, ठीक है, और उसके बाद मोबाइल सोशल मीडिया का यूज़ करना, घर आने जाने वाला, ठीक है, और लोगों से मिलना, ये सब जितना वेस्टेज कम हो जाए उतना अच्छा है। आपको कुछ मान लो बहुत लोग तो ऐसे हैं जो इवन बाथरूम में भी पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है इनमें भी अभी भी बहुत लोग होंगे, बहुत लोग बताते नहीं इस चीज़ को। कुछ ऐसे भी निकलेंगे इतने डेडिकेटेड कि बाथरूम में ही पढ़ रहे हैं, बात न्यूज़ आर्टिकल जो उनको सुनना है, मतलब किसी डिस्कशन को सुनना है तो वो उसको बाथरूम में ले जा रहे हैं सुनने। इस तरह के भी लोग मिलेंगे, और ये मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, ये नेगेटिव है, ये बहुत अच्छा है अभी के लिए। तो अभी 2-3 साल में ये मत सोचिए कीड़े अभी लगती है ना, यूट्यूब पे आते रहते हैं वो कीड़े होते हैं, वो मोबाइल चिपक जाते हैं, और फिर आपके मोबाइल उसको अभी 2-3 साल मत सोचिए, 2 साल अपनी तैयारी के बाद सोचिए। जितना भी टाइम आप यूज़ कर सकें उतना यूज़ करिए। ट्रैवलिंग अगर मान लो आपको करनी पड़ रही है तो ट्रैवलिंग भी आप ऐसे करिए कि आपको ना चलाना पड़ रहा हो, तो उस टाइम को भी आप यूज़ करिए। ऐसे जैसे मुझे याद है ये सब टाइम को मैं जब भी ट्रैवलिंग वाला था तो मैं ये इंडेक्स याद करने में बहुत यूज़ करता था, क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग लगाती। इंडेक्स मतलब जो होते हैं ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कितने इंडेक्स हैं, जी सर, ग्लोबल एफिलिएट इंडेक्स कौन निकालता है, वो सब जो इंडेक्सेस है ना उनको याद करने में बहुत इसको यूज़ करता था। ऑर्गेनाइजेशन जो है G4 है, G20 अभी कंट्रीज कौन कौन सी उनको याद करने में यूज़ करता था। जो आपके फैक्चुअल टॉपिक है उनको याद करने में यूज़ करता था, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम बचा सकें और अपना प्रिपरेशन को दे सकें। जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे और उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। 6 अटेम्प्ट लगाने की जगह आप 2 अटेम्प्ट में कर लीजिए, 2 अटेम्प्ट लगाने की जगह 1 अटेम्प्ट में कर लीजिए। और एक टॉपिक और है आंसर राइटिंग है, मुझे पानी की मेरा तरीका था जब मैं प्रिपरेशन मतलब जब जैसे ही चल रही थी पढ़ाई तो एक आंसर रोज प्रिपेयर करना। तो उसके बाद जैसे ही आंसर में प्रैक्टिस में आया आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, टफ, हार्ड और मतलब सबसे टफ आस्पेक्ट मुझे लगता है प्रिपरेशन का आंसर राइटिंग ही है ना। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में ही अपना एक बहुत बड़ा बैरियर है जो क्रॉस करना पड़ता है, समझ लीजिए। आंसर राइटिंग का माइंड मेकअप करने में कि आंसर राइटिंग मुझे करना है आज से, उसी में इतना ज़्यादा परिश्रम होता है कि बहुत परिश्रम होता है, ठीक है। पर आंसर राइटिंग शुरू करना बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग एक आंसर से शुरू करिए, हो सकता है आप आधा ही लिखें, आपको ना याद आया छोड़ दें, पर आप शुरू करिए, रोज डेली लिखिए। फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा तो डेली 5 आंसर्स करिए। उसके बाद हर मंथ में एक टेस्ट जरूर दीजिए, पूरा 20 क्वेश्चन का 3 घंटे लगा के, तभी आंसर राइटिंग अपनी अच्छी हो पाएगी। अदरवाइज आंसर राइटिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जितनी आप आंसर राइटिंग अच्छे से करेंगे, मैं ये करता था जैसे कोचिंग की जो टेस्टीज होती हैं उनके मॉडल आंसर जो है वो निकाल लाता था। 5 क्वेश्चन उनमें से लिख के पहले लिख लिए, फिर मॉडल आंसर से मैच करा लिए। मॉडल आंसर में कितने क्वेश्चन टॉपिक मेरे मैच कर रहे हैं, कौन से टॉपिक मेरे रह गए, उनको मैं यार ये मेरा टॉपिक मैंने ये लिखना रह गया, ये पॉइंट लिखना रह गया, ये एग्जाम्पल लिखना रह गया, वो सब लिख के उसी आंसर में रेड पेन से, ब्लू पेन से आंसर लिख रहा हूँ, रेड पेन में वो करेक्शन लिख देता। उसको 3 दिन बाद फिर देखना, रिवीजन करना कि यार ये टॉपिक में ये जो छूटा था, तो नेक्स्ट टाइम अगर मान लो किसी टेस्ट पेपर में वही सेम क्वेश्चन आया तो फिर वो ना छूटे, ठीक है। ये रिवीजन
ये भी जरूर होना चाहिए कि आपने यार मान लीजिए आज कोई गलती की है, वो 3 दिन बाद रिपीट, मतलब अगली बार जब आए तो रिपीट ना हो, इसके लिए आपको रिवीजन की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। अदरवाइज हुआ क्या कि आज यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज हुई है, आज आपने यहाँ पे जो मिस्टेक की, हो सकता है यूपीएससी में सेम मिस्टेक फिर से करें। जो सेम मिस्टेक करता है फिर उसका कुछ नहीं होता। मैं जैसे आपको बताऊं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में जो मेंस सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसका कारण था ऐसे में मेरे एक बार 109 आए, एक बार 114 है, इतने कम मार्क्स आए मेरे ऐसे में बहुत फर्क। तो जब दूसरी बार कम आए तो मैं लगा यार अगर तीसरी बार कम आए तो मेरे थोड़ा बेवकूफ नहीं है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और फिर ऐसे में नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे को बहुत टाइम दिया, सारे अपने जितने लोगों से पॉसिबल था फीडबैक लिया कि ऐसे में मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। ऐसे में जो मिस्टेक आई उसको मैंने फाइल किया, 138 नंबर मेरे ऐसे में आए, जिसमें थर्ड अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन। तो वो इस मिस्टेक को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हो सकता है आपकी कहीं और कमी हो, उसको आप देखिए कहाँ मेरी कमी है, उसको आप इम्प्रूव करिए, लेकिन मिस्टेक्स को एनालिसिस करके उनको इम्प्रूव करना पड़ता है। जब भी मैं प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज देता था उसके बाद उसकी एनालिसिस करने के लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा देता था। 3 घंटे प्रैक्टिस, मतलब 3 घंटे पेपर लिखा 2 घंटे में, और 3 घंटे में उसका एनालिसिस किया कि मेरे कौन सी टॉपिक मेरी वीक है, कौन सा आस्पेक्ट मेरा वीक है। मैंने नोडल आंसर से मिलाया कि कहाँ पे मुझे याद है, उन सबको ग्रीन पेन से रेड पेन से करके 3 दिन बाद फिर से देखता था, जिससे कि जब अगली बार क्वेश्चन आया तो वो गलत था। ये तरीका। और बताइए किसी को बहुत टेंशन तो नहीं हो? मैपिंग तो यार ज्योग्राफी का मेन एस्पेक्ट है, बिना मैपिंग के क्या होगा, सारी मैपिंग जैसे माउंटेन एक मैप हमने एक चीज हमने वर्ल्ड पे मैप करी है, उसका उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है। जैसे मेरे मैप के अलग से पीस करने की जरूरत है। तो एशिया का मान लो टॉपिक डाला, एशिया की सारी रिवर्स, सारी माउंटेन, सारी लेक, वो सब लिस्टेड है, उनके बारे में 2-2 लाइन सबके बारे में लिखी हुई है। ठीक है, कभी अगर ऐसे रिवर्स टॉपिक आ गया कि मतलब लेक, इस लेक का डिस्क्रिप्शन है ये, मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखिए, ये लेक में मतलब ब्रैकिश वाटर है, तो ये लेक ऐसी कंट्री के पास है जिसका कैपिटल जो है उसका नाम ये है, कैपिटल का नाम पता नहीं आपको होगा, सर नहीं पता हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उसके बारे में हर लेक के बारे में, रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन भी आपको पता होना चाहिए। कि ऐसी अभी बार रशिया की लेक आई थी यार, वो मैंने बहुत मतलब अच्छा मतलब सही आंसर दिया, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया उसका, क्योंकि मैंने हर जो भी मैपिंग की थी उस सब टॉपिक के बारे में 2-3 लाइन पता की, जो भी करेक्ट हो गया। मैप भी करना है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी 3-3 लाइन का प्रिपेयर करना है। हाँ, जब मेंस प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो उसके बाद आपका केवल रिवीजन चले तभी वो अच्छी रैंक देगा। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, जो मैं 3 महीने बता रहा हूँ, उससे पहले आपका ऑप्शनल मेंस खत्म हो जाना चाहिए एक बार, तब हम लोग बोलेंगे कि आपकी तैयारी लेवल की है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के इस बार डाउट थोड़े इम्प्रूव हुए, लिटरली मैं कह रहा हूँ, अच्छे डाउट्स थे। अगली बार जब आऊँगा तो 100% मुझे लगा और बेटर डाउट्स। हाँ